ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਅਹੂਜਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਪੂਰਾ ਸੇਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, पहली नजर में इसको नेग्लिजेंट एक्ट तो नहीं बोलना चाहिए। काफी लोग इसमें बोल रहे हैं कि ये एक हिट एंड रन केस है और जो है कि नॉर्मल एक्सीडेंट केस है। तो मैं एज ए लॉयर आपको ये बता दूं कि ये एक नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है। बिकॉज अगर आप कोई रैश ड्राइविंग करते हैं और हिट एंड रन केस हो जाता है तो वहां पे कोई भी गाड़ी वाले का अगर एक्सीडेंट किसी स्कूटी से होगा तो वो वहां पर उसी समय रुकेगा। बिल्कुल, उसको जरूर पता चलेगा। और अगर वो भागना भी चाहेगा तो भी उसको भागने का मतलब है कि उसके दिमाग में होश है कि एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि जो ये गाड़ी में एक्यूज्ड थे, इन्होंने गाड़ी उसके बाद से लड़की को ड्रैग करते हुए इतने किलोमीटर तक अगर लेकर गए हैं तो ये एक नॉर्मल नेग्लिजेंस का केस नहीं बनता है। और मैं बहुत शॉक हूं ये देखकर कि पुलिस ने इसमें प्राइमा फेशी सेक्शन 304 ए लगाया है। आईपीसी का सेक्शन 304 ए कहता है कि अगर आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं तो आपको उसमें 2 साल की सजा मिलेगी और ये सेक्शन बेलेबल सेक्शन है। अब आप ये बताइए कि ऐसे जघन्य अपराध में, इतने हॉरिबल इंसिडेंट में क्या ऐसे आरोपियों को बेल मिल जाना चाहिए, जिसमें प्राइमा फेशी कोई भी कॉमन इंसान भी समझ सकता है कि ये नेग्लिजेंस नहीं है। नेग्लिजेंट एक्ट और क्रिमिनल एक्ट में कोई बारीक फर्क नहीं है, बहुत लंबा फर्क है। अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट होती है तो वो ऐसे नहीं होती है कि आप गाड़ी को कई किलोमीटर तक जो है वो आप लड़की को ड्रैग करते जा रहे हैं। और दूसरी बात आप ये बताइए कि कोई भी कॉमन मैन ये सोच सकता है कि इतने सर्दी के मौसम में दिल्ली में कितना टेम्परेचर है, आप बताइए कितनी ठंड है। ऐसे टेम्परेचर में लड़की ने नॉर्मल कपड़ों के अलावा ठंड के कपड़े भी पहने होंगे, स्वेटर पहनी होगी, जैकेट पहनी होगी जरूर। रात को 3 बजे कितनी ठंड होगी। क्या अगर लड़की को ड्रैग करते हुए अगर गाड़ी ले जा रही है तो क्या अपने आप कपड़े पूरे के पूरे उतार सकते हैं? ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल बात है। और अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो लड़की की बॉडी पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं पाए गए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि ये कोई नॉर्मल नेग्लिजेंट एक्ट नहीं है, ये प्रॉपर क्रिमिनल एक्ट है। बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट का नजर आ रहा है। इस असी जब वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखी भी नहीं जा रही है मैम। जिस तरीके दे नाल असी देखिए तो कुड़ी दे शरीर उत्ते एक भी कपड़ा नहीं होना ते तुसी रिलेट कर पा रहे होने शायद निर्भया इंसिडेंट दे नाल इसनो। बिल्कुल। अभी देखिए, अभी पूरी तरह से ये कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ होगा, लेकिन अगर प्राइमा फेशी फैक्ट्स को देखा जाए कि लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं है, ये सबसे बड़ा जो है इंडिकेशन है कि हो सकता है लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो। और मैं हैरान हूँ इस बात से कि जो वहाँ के डीसीपी हैं वो कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए, आप पहले मेडिकल जांच तो कर लीजिए। और एक तरफ तो जो वहाँ के डीसीपी हैं वो आरोपियों के लिए तो कह रहे हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने शराब पी रखी थी, हम ये समझ रहे हैं कि गाड़ी में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था। वहां पर तो आप कॉन्फिडेंटली जो है बोल रहे हैं बिना इन्वेस्टिगेशन किए, लेकिन रेप नहीं हुआ ये आप कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं मीडिया में आकर कि रेप नहीं हुआ है? पहले आप पूरी इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए, पहले आप जांच कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट दिए। आप लेकिन मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि जी सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है डीसीपी का। और मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और बहुत ही फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि अगर लड़की के शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं पाए गए हैं तो हमें ये सोचने पर ये मजबूर करता है कि हो सकता है कि वहाँ पर निर्भया जैसा इंसिडेंट हुआ होगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੋਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ आज के समय दे विच। जी बिल्कुल, ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीज है। और इसमें सिर्फ लॉ की ही बात नहीं, यहाँ पर ये भी बात सोचने वाली है कि जो मेंटालिटी हमारे समाज में होती जा रही है कि क्राइम करने में किसी को डर ही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं डर लग रहा है? आप एक तरफ तो जो है कानून को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसीलिए कानून के किसी को डर नहीं है, तभी तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप इंसानियत की बात करें तो लोगों के अंदर ये इंसानियत भी खत्म होती जा रही है। क्रिमिनलिटी के साथ साथ लोगों के अंदर ये हैवानियत आती जा रही है कि किसी को किसी के प्रति जो है फीलिंग ही नहीं होती है कि सामने वाले को मैं अगर चोट पहुंचा रहा हूँ, मैं उसका मर्डर कर रहा हूँ, मैं उसके साथ जो है दरिंदगी कर रहा हूँ, तो सामने वाले के मन में कुछ दर्द ही नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष भी सोचने पड़ेंगे हमें। एक तो ये कि यहाँ पर इंसानियत जो होती जा रही है समाज से, क्योंकि जो है संस्कार खोते जा रहे हैं, जो है ह्यूमैनिटी खोती जा रही है, उसके लिए क्यों नहीं जो है स्कूलों में शुरू से एक एजुकेशन दी जाती है, क्यों नहीं शुरू से मॉरल एजुकेशन दी जाती है, क्यों नहीं शुरू से जो है इंसानियत भी सिखाई जाती है। और दूसरी तरफ जो सवाल है वो है कि कानून को इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ऐसी दरिंदगी करते वक्त जो है आदमी रुक जाए और वो सोचे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ क्या सुलूक होगा। उसको डर आना चाहिए। और वो डर क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको भी लगता है कि मैं छूट जाऊंगा कुछ महीनों बाद मुझे बेल मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों है? ये कानून का डर जो अगर नहीं होता है समाज में, इसीलिए ये सारे क्राइम्स बढ़ते हैं। मैम ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ गई ਨੇ। देखिए अभी जो मैंने जितना न्यूज में देखा है उस हिसाब से सेक्शन 304A आईपीसी लगाया गया है जो कहता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी आप रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं और उससे किसी की डेथ हो जाती है तो ये सेक्शन लगता है। और इस सेक्शन में आपको बता दूं इसमें सजा सिर्फ 2 साल की। और ये सेक्शन बेलेबल का मतलब ये होता है कि आपको कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है बेल लेने के लिए, आपको पुलिस स्टेशन में ही बेल मिल जाएगी। ये सेक्शन 304A कहता है। और दूसरा इन्होंने सेक्शन लगाया है 279, वो भी नेग्लिजेंट ड्राइविंग का ही सेक्शन है। तो इतनी हल्की धाराओं में इन्होंने सेक्शन लगा के एफआईआर करी है और अरेस्ट किया है कि आरोपी तो कितनी जल्दी बेल पर बाहर आ जाएंगे। और अगर आरोपी बेल पर बाहर आ जाएंगे तो आप आगे इन्वेस्टिगेशन भी कैसे करेंगे? तो एज ए लॉयर मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राइमा फेशी भी आप 304A तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आप भले ही इसमें 302 अभी नहीं लगाना चाहते, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो है इरादतन मर्डर नहीं है, लेकिन आप सेक्शन 304 तो लगा सकते हैं। आईपीसी का जो 304 सेक्शन है वो है गैर इरादतन हत्या, उसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। एटलीस्ट सेक्शन 304 पुलिस ने लगाना चाहिए क्योंकि ये नेग्लिजेंट एक्ट बिल्कुल भी नहीं है। नेग्लिजेंट ड्राइविंग क्या होती है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपके सामने कोई व्हीकल आ गया या कोई व्यक्ति आ गया और उस समय आपका एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया, लापरवाही से हो गया आपको, उसको बोलते हैं सेक्शन 304A में जो फिट हो सकता है एक्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर वो लड़की की बॉडी को ड्रैग करते हुए लेकर जा रहे हैं और ये इम्पॉसिबल बात है कि गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इस बात का होश ना हो, इस बात की खबर ना हो कि उनकी गाड़ी के नीचे जो है एक बॉडी को वो ड्रैग करते जा रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली नेग्लिजेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। इसमें सेक्शन 304 आईपीसी में एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमा फेशी ही आप 304A लगा के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो फिर
तो आरोपियों को बेल मिल जाएगी बिकॉज इट्स अ बेलेबल सेक्शन। मैम जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਨਿਰਭੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪੀਸੀਆਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ सवाल चुकने बनते हैं जिस तरीके दे नाल हादसा वापरिया है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि न्यू ईयर की ईव पर जिस समय सब जगह होते हैं रात को, उस समय तो खास बंदोबस्त होता है। 31 दिसंबर की रात को खास बंदोबस्त होता है पुलिस का, सब जगह पीसीआर वैन्स लगी होती हैं, लेकिन उस समय रोहिणी जैसे एरिया में वहां पर क्यों नहीं कोई पीसीआर वैन थी? और अगर थी, जैसे कुछ चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि पीसीआर वैन वहां से गुजरी भी थी, अभी पूरा नहीं कह सकते कि सत्य क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन पर ही पता चलेगा, लेकिन अगर वहां से पीसीआर वैन गुजरी थी तो वो क्यों नहीं रुकी थी? और अगर नहीं गुजरी थी तो क्यों नहीं गुजरी थी? क्यों नहीं पीसीआर वैन उस समय रोड्स पर थी? क्यों नहीं कोई बंदोबस्त था? क्यों नहीं पुलिस वहां पर मौजूद थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये नेग्लिजेंस दिखाता है दिल्ली पुलिस का कि आप न्यू ईयर के समय, जिस समय की आपको खास बंदोबस्त करना चाहिए, उस समय रात को पार्टीज होती हैं, लोग लेट घरों में आते हैं, तो उस समय आपकी कैसे नेग्लिजेंस हो गई? और सबसे बड़ी नेग्लिजेंस तो यहाँ पर ये कि ड्रैग करते हुए कई किलोमीटर तक अगर गाड़ी जा रही है, कोई डेड बॉडी को लेते हुए घसीटते हुए ले जा रही है, उस समय तक इतने लंबे रास्ते तक किसी ने नहीं देखा और कोई पुलिस वाले ने देखा नहीं, कोई पीसीआर वैन ने देखा नहीं। ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके पीछे अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती है तो छावला रेप केस जो अभी आप सबने सुना था, छावला रेप केस में अभी रिसेंटली पिछले ही महीने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोपियों को क्यों बरी कर दिया? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बहुत सारी कमियां थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्कआउट किया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो है प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इसलिए हम आरोपियों को छोड़ रहे हैं। और जबकि वहां भी निर्भया जैसा ही बर्बरता वाला क्राइम हुआ था वहां पे विक्टिम के साथ, और इन्वेस्टिगेशन की कमियों की वजह से सारे आरोपी आज बाहर हैं। तो अगर इस केस में भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो ये आरोपी भी एक दिन बाहर आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। साथ ही में ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कितने किलोमीटर तक गाड़ी जा रही थी और वहां पर कितने जो है पीसीआर वैन होने चाहिए थे जो कि नहीं थे, कितने चेक पोस्ट थे जो कि वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी। इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इस नेग्लिजेंस में शामिल है उनको उनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मैंने पीछे भी छावला रेप केस में भी ये सवाल उठाया था कि अगर आपने आरोपियों को छोड़ा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कमियों की वजह से, तो आप उन सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो दोषी हैं उनको आप उनकी आपको जिम्मेदारी हेल्ड कीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो सके। बिल्कुल, जिस तरीके दे नाल ये पूरा इंसिडेंट होया है मैम, बहुत ज़्यादा ही एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब आई कैन फील इट, आई थिंक यू कैन आल्सो फील इट दैट जो जड़ा सारा कुछ भी होया, लेकिन दूजे पासे सियासत हुण होनी शुरू हो गई है इस मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਾ। देखिए, इस केस में पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है और सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक में हैं। हॉरिबल इंसिडेंट है ये और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और ध्यान सबका इस बात पर होना चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर चाहे कोई भी पार्टी है, उन सबका ध्यान सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी तो किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं, इतने मीडिया में न्यूज का भी कोई फायदा नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन सबका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो। किसी की भी गलती हो,
चाहे वो पुलिस की गलती है, चाहे वो किसी की भी गलती है। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि वहां पर अगर सड़क पर इतने इतने देर तक अगर गाड़ी चल रही थी तो इतने लंबे रास्ते तक क्यों नहीं कोई मौजूद था? दिल्ली जैसे एरिया में, रोहिणी जैसे एरिया में किसी ने देखा क्यों नहीं? कैसे पॉसिबल हो गया ये इंसिडेंट? और आपने शुरू में जो बात की कि इस केस में हमें निर्भया वाले केस की याद आती है, बिल्कुल इसमें निर्भया की केस याद आती है। और निर्भया केस में जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हुआ था वैसा यहाँ पर होना चाहिए। अगर वैसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं है। कितने भी जो है पॉलिटिशियंस आके कुछ भी बोल लें, कितने भी मीडिया पर आकर लोग बोल लें, कितने भी लोग सड़कों पर आ जाएं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो किसी बात का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर सबको एक ही बात पर फोकस करना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, कि क्या इसमें रेप हुआ था, इस एंगल को भी जांचा जाए। क्या वो लड़की इन आरोपियों को जानती थी, इस एंगल को भी जांचा जाए। क्या आरोपियों ने उसको कोई छेड़ने की कोशिश की थी और उसके विरोध करने पर उसका मर्डर किया गया, ये भी चीज की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हर एंगल में यहाँ पर जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहीं से भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना ही आरोपियों को बचाने के लिए, ना ही विक्टिम साइड से। दोनों तरफ से निष्पक्ष होना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਵੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ आखिर असी जड़ा चीज़ां कर रहे कित्थों आ रहा है, साडी अपब्रिंगिंग कदे इदां दी हुंदी, लेकिन क्यों असी कोई भी चीज़ां जिहड़ी है वो नहीं कहिए कि बर्दाश्त कर पाते, या साडे अंदर पेशेंस क्यों नहीं आ रही है? बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात की। और जहां भी मीडिया में डिबेट्स बैठ रही हैं इस इंसिडेंट पर, ये चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्राइम के लिए लॉज बना दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसको फॉलो करने का आपके अंदर ही नहीं होगा तो आप क्या फॉलो करेंगे? और दूसरी बात जो आपने यहाँ पर मोरालिटी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और मैंने पीछे भी एक पीएल सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, जिसमें मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा था कि स्कूल एजुकेशन में शुरू से मॉरल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि अपब्रिंगिंग जो है सभी की इस तरह से हो कि आपके अंदर जो है किसी के साथ कुछ गलत करते समय आपकी खुद की आत्मा आपको रोके कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना है। इससे पहले कि कानून आपको रोके, आपकी आत्मा आपको रोकनी चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हो। और अपब्रिंगिंग कहाँ से शुरू होती है? स्कूल से। अगर आपकी स्कूल में आपको एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन भी दी जाती है, कॉलेजेस में मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट डाला जाता है, जहाँ पर इस तरह की जो है चर्चाएं हो, ऐसे सेमिनार्स हो, ऐसी बैठकें हो, जहाँ पर बच्चों को शुरू से इस तरह के संस्कार दिए जाएं, इस तरह की अपब्रिंगिंग दी जाए, इस तरह की मोरालिटी सिखाई जाए कि उनको किसी को कष्ट देते समय खुद को फील हो और उस समय वो खुद को अपने आप को रोके कि नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। उस समय अगर एक आदमी भूल भी जाए कि मेरे को पुलिस में पकड़ लिया जाएगा या मेरे साथ कानून क्या करेगा, लेकिन आपकी आत्मा आपको बोलनी चाहिए कि ये गलत है। और गलत और सही के बीच में जो फर्क है वो एक हर इंसान ने सोचना चाहिए। आज इंसानियत मरती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब जगह ये बात हो और इस चीज की एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को डालना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जी मॉरल वैल्यूज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हर किसी ਨੂੰ सचेत होना पएगा, हर एक सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए। सरकारां लैंग्वेज ऐड जरूर कर दें कि इस लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।